Q1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 2. भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। 3. आरबीआई के गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 सही है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कथन 2 गलत है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। आरबीआई को निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत प्राप्त है, न कि संविधान के तहत। कथन 3 सही है। आरबीआई गवर्नर की शक्तियां और कार्य आरबीआई अधिनियम 1934 से ही व्युत्पन्न होते हैं। Q2 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. भारत सरकार के बाहरी ऋणों पर ब्याज भुगतान। 2. राज्य सरकारों को अनुदान। 3. भारत सरकार द्वारा वित्तीय निवेश जो भविष्य में लाभांश देता है। 4. भारत सरकार द्वारा मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय। 5. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हिस्सेदारी की बिक्री से विनिवेश आय। उपर्युक्त में से कितने भारत सरकार के पूंजीगत व्यय का हिस्सा हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। उत्तर A। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। कथन 2 गलत है। राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान राजस्व व्यय माने जाते हैं, भले ही वे पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए हों। कथन 3 सही है। वित्तीय निवेश पूंजीगत व्यय है, क्योंकि ये वित्तीय संपत्ति एसेट बनाता है। कथन 4 सही है। मशीनरी का अधिग्रहण भौतिक संपत्ति का निर्माण करता है, अतः ये पूंजीगत व्यय है। कथन 5 गलत है। विनिवेश आय सरकार के लिए एक पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसीट है, न कि व्यय। Q3 सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश से अर्जित आय शामिल है। 2. इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है। 3. ये खुली अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से अधिक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर A। व्याख्या: कथन 1 सही है। जीएनपी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित कुल मूल्य है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। कथन 2 सही है। जीएनपी की गणना में घरेलू सीमा के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है। कथन 3 गलत है। यह हमेशा अधिक नहीं होता। यदि शुद्ध विदेशी कारक आय NFIA ऋणात्मक है, तो जीएनपी जीडीपी से कम भी हो सकता है। Q4 अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A यह बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के साथ बढ़ता है। B होल ये निश्चित रूप से किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ बढ़ता है। C यह बैंकों के आरक्षित आवश्यकता अनुपात का व्युत्क्रम है। D उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C। व्याख्या: विकल्प A गलत है। नकद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ने पर मुद्रा गुणक घटता है, क्योंकि बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है। विकल्प B गलत है। जनसंख्या वृद्धि और मुद्रा गुणक के बीच कोई सीधा आनुपातिक संबंध नहीं है, यह बैंकिंग आदतों पर निर्भर करता है। विकल्प C सही है। मुद्रा गुणक ऑन M को अक्सर 1 LRR वैधानिक आरक्षित अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि C सही है। Q5 भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। वस्तु वर्ग 1, किसान का हल कार्यशील पूंजी 2, कंप्यूटर निश्चित पूंजी 3, बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाला धागा निश्चित पूंजी 4, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तरिष्ट B। व्याख्या: युग्म 1 गलत है। किसान का हल निश्चित पूंजी फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि इसका उपयोग कई वर्षों तक उत्पादन में किया जा सकता है। युग्म 2 सही है। कंप्यूटर निश्चित पूंजी है, क्योंकि ये लंबे समय तक टिकाऊ संपत्ति के रूप में कार्य करता है। युग्म 3 गलत है। धागा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग कर लिया जाता है। युग्म 4 सही है।
पेट्रोल कार्यशील पूंजी है क्योंकि ये उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाता है। Q6 निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। 1. विलियम डिग्बी। 2. फाइंडले शिराज। 3. VKRV राव। उपर्युक्त में से कितने लोगों ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को मापने का प्रयास किया? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर C। व्याख्या। विलियम डिग्बी, इन्होंने औपनिवेशिक काल में भारत की गरीबी और आय का अनुमान लगाया था। फाइंडले शिराज, इन्होंने भी स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आय के आकलन में योगदान दिया। VKRV राव, इनका अनुमान 1931-32 सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है, अतः तीनों सही हैं। Q7 बाजार में प्रतिस्पर्धा के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार वो होता है जहां 1. बाजार में फर्मों का प्रवेश और बाजार से बाहर निकलना स्वतंत्र होता है। 2. प्रत्येक फर्म गैर सजातीय और विभेदित वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती है। 3. कीमतें मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा तय की जाती हैं। 4. बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? A. केवल 1 और 4, B 1, 2 और 3, C 1, 3 और 4, D 2, 3 और 4। उत्तर C। व्याख्या। कथन 1 सही है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कथन 2 गलत है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तुएं सजातीय होमोजीनियस होनी चाहिए, न कि विभेदित। विभेदित उत्पाद एकाधिकार प्रतिस्पर्धा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषता है। कथन 3 सही है, फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमतें बाजार की शक्तियों से निर्धारित होती हैं। कथन 4 सही है, इसमें अत्यधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं जिससे कोई अकेला बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। Q8 स्वर्ण और सावरेन गोल्ड बॉन्ड SGB के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। Q8 मंदी और महामंदी डिप्रेशन आर्थिक चक्र के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. मंदी के दौरान मांग कम हो सकती है और नहीं भी, लेकिन महामंदी डिप्रेशन के दौरान कुल मांग में हमेशा सामान्य गिरावट होती है। B. मंदी के दौरान मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है, लेकिन महामंदी डिप्रेशन की विशेषता उच्च मुद्रास्फीति होती है। C. मंदी के विपरीत महामंदी डिप्रेशन की विशेषता रोजगार दर में गिरावट होती है। D. महामंदी डिप्रेशन आमतौर पर मंदी की तुलना में अधिक समय तक रहता है। उत्तर D। व्याख्या। विकल्प A गलत है, मंदी रिसेशन में भी मांग में गिरावट एक प्रमुख लक्षण है, यह केवल महामंदी तक सीमित नहीं है। विकल्प B गलत है, महामंदी की विशेषता आमतौर पर अपस्फीति डिफ्लेशन या कीमतों में भारी गिरावट होती है, न कि उच्च मुद्रास्फीति। विकल्प C गलत है, रोजगार में गिरावट मंदी और महामंदी दोनों की विशेषता है, हालांकि महामंदी में यह अत्यंत गंभीर स्तर पर होती है। विकल्प D सही है, मंदी आमतौर पर कुछ तिमाहियों तक रहती है, जबकि महामंदी कई वर्षों तक चल सकती है और अर्थव्यवस्था को अधिक गहरा नुकसान पहुंचाती है। Q9 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. उपभोक्ताओं की पसंद और प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं होता है। 2. उपभोक्ताओं की आय स्थिर रहती है। 3. स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। मांग वक्र बनाते समय उपरोक्त में से किन मान्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर D। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अर्थशास्त्र में मांग का नियम सेट्रिस पैरिबस की धारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर। मांग वक्र खींचते समय यह माना जाता है कि आय, स्वाद, प्राथमिकताएं और संबंधित वस्तुओं, स्थानापन्न या पूरक की कीमतें स्थिर हैं, ताकि केवल कीमत का प्रभाव देखा जा सके। Q10 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित उपायों पर विचार करें। 1. ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। 2. वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित अनुपात में वृद्धि। 3. रिवर्स रेपो दर में कमी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा दिए गए उपरोक्त उपायों में से कितने अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल सभी 3, D होल कोई नहीं। उत्तर B।
व्याख्या। उपाय एक सही है। जब आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो वह बाजार में नकदी डालता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। उपाय दो गलत है। आरक्षित अनुपात जैसे सीआरआर/एसएलआर बढ़ाने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति घटती है। उपाय तीन सही है। रिवर्स रेपो दर कम होने पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने के बजाय बाजार में ऋण देना पसंद करते हैं, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। Q11 डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। 2. ये आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देयता लायबिलिटी के रूप में दिखाई देती है। 3. इसे इसकी मूल संरचना द्वारा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के विरुद्ध बीमाकृत किया गया है। 4. यह वाणिज्यिक बैंक के पैसे और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2 और 4। उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी एक संप्रभु मुद्रा है और भौतिक नकदी की तरह ही यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता लायबिलिटी होती है। कथन 3 गलत है। डिजिटल रुपया मुद्रास्फीति के विरुद्ध स्वतः बीमाकृत नहीं होता। इसका मूल्य भी मुद्रास्फीति के साथ घट सकता है। कथन 4 सही है। इसे भौतिक नकदी या बैंक जमा के साथ आसानी से बदला जा सकता है। Q12 मांग की कीमत लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. निकट स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अधिक होती है। 2. किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच उस पर खर्च की गई आय के अनुपात पर निर्भर करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। यदि किसी वस्तु के कई विकल्प उपलब्ध हैं तो कीमत में थोड़ी भी वृद्धि होने पर लोग तुरंत दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे मांग अधिक लोचदार हो जाती है। कथन 2 सही है। यदि उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसी वस्तु पर खर्च करता है तो उसकी कीमत में बदलाव मांग को गहराई से प्रभावित करता है, अधिक लोच। Q13 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। कोई व्यक्ति वित्तीय लेन देन निपटाने के लिए बैंक चेक स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। कथन 2। भारत में बैंक चेक को वैध मुद्रा लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही स्पष्टीकरण है। बी. होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए। व्याख्या। कथन आई सही है। चेक एक ऐच्छिक मुद्रा ऑप्शनल मनी है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है। कथन 2 सही है। वैध मुद्रा केवल वही है जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान के लिए स्वीकार करना अनिवार्य बनाया गया हो, जैसे नोट और सिक्के। चेक इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे स्वीकार करने से मना किया जा सकता है। कथन 2 स्पष्ट रूप से कथन आई का कारण समझाता है। Q14 निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? ए होल कर्मचारी मुआवजा, बी होल मुनाफा, सी होल किराया, डी हस्तांतरण भुगतान। उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। ये उत्पादन के कारकों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को मिलने वाले प्रतिफल हैं। कर्मचारी मुआवजा श्रम, मुनाफा, उद्यम और किराया भूमि कारक आय फैक्टर इनकम कहलाते हैं। विकल्प डी सही है। हस्तांतरण भुगतान जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन बिना किसी उत्पादक सेवा के प्राप्त होते हैं। इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना में कारक आय के रूप में शामिल नहीं किया जाता। Q15 देश में आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से तब होगी जब A विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो, B देश में जनसंख्या वृद्धि हो, C देश में पूंजी निर्माण हो, D विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़े। उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ए और डी गलत हैं। बाहरी विश्व की प्रगति घरेलू वृद्धि की गारंटी नहीं देती। विकल्प बी गलत है। केवल जनसंख्या वृद्धि से समृद्धि नहीं होती। यदि उत्पादकता न बढ़े तो ये बोझ बन सकती है। विकल्प सी सही है। पूंजी निर्माण निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जो आर्थिक समृद्धि का सबसे मुख्य और अनिवार्य कारक है। Q16 गिफेन गुड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये सकारात्मक आय लोच के साथ एक लग्जरी वस्तु है। 2. जब उनकी कीमत बढ़ती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर इष्ट बी। व्याख्या। कथन एक गलत है। गिफेन वस्तुएं अति घटिया, इंफीरियर वस्तुएं होती हैं, लग्जरी नहीं। इनकी आय लोच नकारात्मक होती है, आय बढ़ने पर मांग घटती है। कथन 2 सही है, ये मांग के नियम का अपवाद है। कीमत बढ़ने पर गरीब उपभोक्ता अन्य महंगे खाद्य पदार्थों को छोड़कर इन्हीं बुनियादी वस्तुओं पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। Q17 भारत में सार्वजनिक वस्तुओं की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरित चावल। 2. राष्ट्रीय रक्षा। 3. किसी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग। उपर्युक्त में से कितने सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। उत्तर इष्ट बी। व्याख्या। कथन एक गलत है। PDS चावल एक निजी वस्तु, प्राइवेट गुड है, क्योंकि ये प्रतिद्वंद्वी, राइवलरस है, एक व्यक्ति के खाने से दूसरे के लिए कम होता है और वर्जनीय एक्सक्लूडेबल है। कथन 2 और 3 सही है। रक्षा और स्ट्रीट लाइट गैर प्रतिद्वंद्वी और गैर वर्जनीय है। इनका लाभ सभी को मिलता है और किसी एक के उपयोग से दूसरे का लाभ कम नहीं होता। Q18 अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मौजूदा व्यवसाय में किसी फर्म को बनाए रखने के लिए आवश्यक लाभ के न्यूनतम स्तर को ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में परिभाषित किया गया है। 2. ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर फर्म द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ को फर्म का सामान्य लाभ कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर डी। व्याख्या। कथन एक गलत है। ब्रेक इवन पॉइंट वो स्थिति है जहां कुल राजस्व इक्वल्स कुल लागत हो, शून्य लाभ। व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम लाभ को सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। कथन 2 गलत है। ब्रेक इवन पॉइंट या सामान्य लाभ के ऊपर अर्जित अतिरिक्त लाभ को असामान्य लाभ या अधिलाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। Q19 पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत बचत मंदी के दौरान समग्र आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। बी होल यह दर्शाता है कि जीवन के लिए आवश्यक न होने वाली वस्तुओं की कीमत जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। सी होल यह दर्शाता है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाले समाजों के आर्थिक परिणाम प्राकृतिक संसाधनों की कमी वाले समाजों की तुलना में खराब होते हैं। यह इस संभावना को संदर्भित करता है कि नाममात्र धन की आपूर्ति रखने के साथ मानक प्रतिस्पर्धी मांग ऊपर की ओर झुकी हो सकती है, जो मांग के नियम का उल्लंघन करती है। उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। कीन्स के अनुसार यदि मंदी के दौरान हर कोई अधिक बचत करने लगे तो उपभोग गिर जाएगा, जिससे कुल मांग और उत्पादन कम हो जाएगा और अंततः समाज की कुल बचत भी गिर जाएगी। विकल्प बी गलत है। यह हीरा पानी विरोधाभास, डायमंड वाटर पैराडॉक्स है। विकल्प सी गलत है। इसे संसाधन अभिशाप, रिसोर्स कर्स कहा जाता है। Q20 गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? ए. किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात के बीच व्यापार संतुलन। बी होल किसी देश के भीतर बेरोजगारी दर। सी होल किसी देश में एक अवधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। डी. किसी देश की आबादी के बीच आय असमानता की सीमा। उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। गिनी गुणांक आय या धन के वितरण में सांख्यिकीय असमानता को मापता है। इसका मान 0 पूर्ण समानता से 1 पूर्ण असमानता के बीच होता है। विकल्प सी गलत है। यह फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। Q21 निम्नलिखित बाजारों पर विचार करें। 1. सरकारी बॉन्ड बाजार। 2. कॉल मनी मार्केट। 3. ट्रेजरी बिल मार्केट। 4. शेयर बाजार। उपर्युक्त में से कितने पूंजी बाजारों कैपिटल मार्केट्स में शामिल हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर इष्ट बी। व्याख्या। कथन 1 और 4 सही है। सरकारी बॉन्ड और शेयर बाजार दीर्घकालिक निवेश से संबंधित हैं, अतः ये पूंजी बाजार का हिस्सा हैं। कथन 2 और 3 गलत हैं। कॉल मनी और ट्रेजरी बिल टी बिल्स अल्पकालिक 1 वर्ष से कम लेन देन के साधन हैं, इसलिए ये मुद्रा बाजार मनी मार्केट का हिस्सा हैं।
Q22 निम्नलिखित में से कौन उच्च शक्तिशाली मुद्रा का हिस्सा है? 1. जनता द्वारा रखी गई मुद्रा। 2. वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी नकदी। 3. भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा राशि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा ऑफ एच, जिसे आरक्षित मुद्रा ऑफ M_0 भी कहा जाता है, में जनता के पास मुद्रा, नोट और सिक्के, बैंकों की तिजोरी में रखी नकदी और आरबीआई के पास बैंकों व सरकार की जमा राशि शामिल होती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजन का आधार बनती है। Q23 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के समक्ष निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज रखे जाने अनिवार्य हैं? 1. मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण। 2. राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। 3. मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण। 4. मैक्रो इकोनॉमिक रूपरेखा विवरण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1, 2 और 4 सही हैं। एफआरबीएम अधिनियम के तहत सरकार को 3 प्रमुख दस्तावेज पेश करने होते हैं: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति MTFP, राजकोषीय नीति रणनीति FPS और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट MEFS। कथन 3 गलत है। मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा MTEF को बाद में बजट के साथ पेश किया जाता है। यह मूल अधिनियम की धारा 3 के अनिवार्य सेट का हिस्सा नहीं था। Q24 राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। ए. वह वर्ष जिसकी आय का उपयोग नाममात्र GDP की गणना करने के लिए किया जा रहा है। बी. वो वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग नाममात्र GDP की गणना करने के लिए किया जा रहा है। सी. वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना करने के लिए किया जा रहा है। डी. वह वर्ष जिसकी आय का उपयोग वास्तविक GDP की गणना करने के लिए किया जा रहा है। उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प ए और बी गलत हैं। नाममात्र नॉमिनल GDP वर्तमान वर्ष की कीमतों पर आधारित होती है। विकल्प सी सही है। वास्तविक रियल GDP की गणना किसी एक स्थिर वर्ष आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग करके की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर केवल मात्रात्मक उत्पादन में वृद्धि को मापा जा सके। Q25 निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार करें। 1. ब्रांड मान्यता। 2. इन्वेंट्री। 3. बौद्धिक संपदा। 4. ग्राहकों की मेलिंग सूची। उपर्युक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1, 3 और 4 सही हैं। ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा और डेटा मेलिंग लिस्ट अमूर्त इंटैंजिबल संपत्तियां हैं, क्योंकि इन्हें भौतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। कथन 2 गलत है। इन्वेंट्री कच्चा माल या तैयार माल एक मूर्त टैंजिबल संपत्ति है, क्योंकि ये भौतिक रूप में मौजूद होती है। Q26 यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP डिफ्लेटर मूल्य 1 से कम है, तो ये क्या दर्शाता है? ए. आधार वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। बी. आधार वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी। सी होल आधार वर्ष से वस्तुओं और सेवाओं के समग्र उत्पादन में वृद्धि। डी होल आधार वर्ष से वस्तुओं और सेवाओं के समग्र उत्पादन में कमी। उत्तरिष्ट बी। व्याख्या: विकल्प ए गलत है। यदि डिफ्लेटर 1 से अधिक, जैसे 1.2 है, तो यह महंगाई दर्शाता है। विकल्प बी सही है। GDP डिफ्लेटर इक्वल्स नॉमिनल GDP रियल GDP। यदि यह 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान कीमतें आधार वर्ष की कीमतों से कम हैं, अपस्फीति। विकल्प सी और डी गलत हैं। डिफ्लेटर केवल कीमतों में बदलाव को मापता है, उत्पादन की मात्रा को नहीं। Q27 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यदि मांग और आपूर्ति में वृद्धि समान परिमाण की है, तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। 2. यदि मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि की तुलना में अधिक परिमाण की है, तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। 3. यदि आपूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक परिमाण की है, तो संतुलन कीमत गिर जाएगी, लेकिन संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। व्याख्या: कथन 1 सही है।
जब मांग और आपूर्ति एक ही अनुपात में बढ़ते हैं तो बाजार में संतुलन बना रहता है और कीमत वही रहती है, जबकि कुल बेची गई मात्रा बढ़ जाती है। कथन 2 सही है। यदि मांग आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ती है तो कमी शॉर्टेज पैदा होती है, जिससे कीमत और मात्रा दोनों बढ़ जाते हैं। कथन 3 सही है। यदि आपूर्ति मांग से अधिक बढ़ती है तो अतिरिक्त माल सरप्लस होने के कारण कीमत गिरती है और बेची गई मात्रा बढ़ती है। Q28 कर गुणक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, देश के सकल घरेलू उत्पाद पर सरकारी खर्च के प्रभाव का एक उपाय। बी होल, देश के सकल घरेलू उत्पाद पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव का एक उपाय। सी होल, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पर कर दरों के प्रभाव का एक उपाय। डी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर कई करों की संख्या का प्रभाव। उत्तरिष्ट बी। व्याख्या। विकल्प ए गलत है, इसे व्यय गुणक स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कहा जाता है। विकल्प बी सही है। कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर यह मापता है कि करों में बदलाव, कमी या वृद्धि से कुल राष्ट्रीय आय जीडीपी में कितना परिवर्तन होता है। यह आमतौर पर नकारात्मक होता है क्योंकि कर बढ़ने से आय घटती है। विकल्प डी गलत है, इसे कैस्केडिंग प्रभाव कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। Q29 यह अवधारणा एक ग्राफ पर एक वक्र दिखाती है जो संसाधनों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित सेट को देखते हुए एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं के अधिकतम संभव आउटपुट संयोजनों को दर्शाती है। वक्र दो वस्तुओं के बीच संसाधनों को आवंटित करने के व्यापार नापसंद और अवसर लागत को दर्शाता है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ए होल, उत्पादन संभावना सीमा। बी, उदासीनता वक्र। सी, बजट बाधा। डी, प्रस्ताव वक्र। उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। उत्पादन संभावना सीमा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर माइनस पीपीएफ दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के पूर्ण उपयोग से उत्पादित किया जा सकता है। यह अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिद्धांत को ग्राफ पर स्पष्ट करती है। विकल्प बी गलत है। उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व उपभोक्ता की पसंद और संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है, उत्पादन को नहीं। विकल्प सी गलत है। बजट बाधा बजट कंस्ट्रेंट उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के बीच की सीमा को दर्शाती है। Q30 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां अर्थव्यवस्था का मुद्रा मूल्य मुख्य रूप से सरकारी हस्तक्षेप के बिना बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए, खोल प्रबंधित विनिमय दरें। बी, खोल निश्चित विनिमय दरें। सी, खोल अस्थिर विनिमय दरें। डी, द्विपक्षीय विनिमय दरें। उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ए गलत है। प्रबंधित मैनेज्ड फ्लोट में केंद्रीय बैंक बाजार में हस्तक्षेप करता है। विकल्प बी गलत है। निश्चित फिक्स्ड विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है। विकल्प सी सही है। अस्थिर या लचीली फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल विनिमय दर पूरी तरह से विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। Q31 यदि निकट भविष्य में कोई अन्य वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नीतियां भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं? 1. अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर न होना। 2. अधिक विदेशी बैंकों के लिए खोलना। 3. पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3D 1, 2 और 3। उत्तर ए। व्याख्या। कथन एक सही है। अल्पकालिक विदेशी ऋण संकट के समय तेजी से बाहर निकल सकता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। इस पर कम निर्भरता अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती है। कथन 2 गलत है। अधिक विदेशी बैंकों के आने से वैश्विक संकट का प्रभाव घरेलू बाजार में तेजी से फैल सकता है, कंटेजन इफेक्ट। कथन 3 गलत है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी संकट के समय पूंजी के अचानक पलायन को आसान बना देती है, जो जोखिम भरा हो सकता है। Q32 भारतीय बजट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में पहला बजट औपचारिक रूप से 1860 में पेश किया गया था। 2. बजट शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। 3. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। उत्तर ए। व्याख्या। कथन एक सही है।
भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। कथन 2 गलत है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। कथन 3 गलत है। बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिम्मेदार है, न कि राजस्व विभाग। Q33 किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद GDP का उपयोग करने में कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन सीमाओं को सही ढंग से संदर्भित करता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्नलिखित शामिल नहीं है। 1. अर्थव्यवस्था में होने वाली नकारात्मक बाह्यताएं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। 2. किसी देश के भीतर आय असमानता। 3. गैर विपणन गतिविधियों का मूल्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर D। व्याख्या। कथन 1 सही है। GDP उत्पादन के दौरान होने वाले प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान नकारात्मक बाह्यता को नहीं घटाता। कथन 2 सही है। GDP ये नहीं बताता कि आय का वितरण कैसा है। उच्च GDP के बावजूद गरीबी और असमानता बनी रह सकती है। कथन 3 सही है। घरेलू काम या स्वयं के उपभोग के लिए किए गए उत्पादन, जैसे गृहिणियों का कार्य को GDP में शामिल नहीं किया जाता। Q34 निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन BOP को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? A होल किसी देश के वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच का अंतर। B होल निवासियों और गैर निवासियों के बीच माल और सेवाओं के व्यापार का रिकॉर्ड। C किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार की राशि। D किसी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच किसी निश्चित अवधि के दौरान सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड। उत्तर D। व्याख्या। विकल्प D सही है। भुगतान संतुलन BOP एक व्यापक खाता है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों और हस्तांतरण भुगतान सहित दुनिया के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन देन दर्ज होते हैं। विकल्प A गलत है। यह केवल व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड को दर्शाता है। Q35 लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? 1. लेखानुदान का प्रावधान नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रावधान है। 2. लेखानुदान केवल सरकारी बजट में व्यय से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D न तो 1 और न ही 2। उत्तर इष्ट B। व्याख्या। कथन 1 गलत है। लेखानुदान और अंतरिम बजट दोनों का उपयोग चुनाव वाले वर्ष में नियमित सरकार द्वारा किया जा सकता है। यह सरकार के कार्यवाहक होने पर निर्भर नहीं है। कथन 2 सही है। लेखानुदान केवल आगामी कुछ महीनों के खर्च व्यय के लिए संसद की अनुमति है। इसके विपरीत अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट की तरह होता है, जिसमें व्यय और राजस्व प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। Q36 सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, क्रमिक इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती रहेगी। 2. ये धन संचय पर लागू नहीं होता है। 3. ये उपभोग की जा रही उस विशेष वस्तु की इकाइयों के आकार या माप की परवाह किए बिना संचालित होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B 1 और 2, C 1 और 3, D 2 और 3। उत्तर इष्ट B। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह नियम अर्थशास्त्र का आधार है, जो कहता है कि जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। कथन 2 सही है। धन संचय या शौक, जैसे सिक्के जमा करना, पर यह नियम सामान्यतः लागू नहीं होता, क्योंकि अधिक धन होने पर उसकी उपयोगिता व्यक्ति के लिए बढ़ सकती है। कथन 3 गलत है। ये नियम तभी संचालित होता है जब उपभोग की जाने वाली इकाइयां उपयुक्त आकार स्टैंडर्ड साइज की हों। उदाहरण के लिए, प्यासे व्यक्ति को चम्मच से पानी देने पर उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ सकती है। Q37 राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय आय को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। A बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP। B कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। C कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP। D बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। उत्तर इष्ट B। व्याख्या। विकल्प A और C गलत हैं।
जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल होता है और यह केवल घरेलू सीमा की आय है, जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होनी चाहिए। विकल्प बी सही है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और NP_FC माइंड को ही आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय को दर्शाता है। विकल्प डी गलत है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल होते हैं, जो उत्पादन के कारकों की वास्तविक आय का सटीक चित्रण नहीं करते। Q38 निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। 1. पानी। 2. डिजाइनर कपड़े। 3. सोने के आभूषण। 4. नमक। उपर्युक्त वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं की मांग की कीमत लोच सामान्यतः शून्य के करीब होती है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तरिष्ट B। व्याख्या। पानी और नमक ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इनकी कीमत में बदलाव होने पर भी लोग इनका उपभोग कम नहीं कर सकते, इसलिए इनकी मांग पूर्णतः बेलोचदार या शून्य के करीब होती है। डिजाइनर कपड़े और सोने के आभूषण ये विलासिता, लग्जरी की वस्तुएं हैं। इनकी कीमतों में बदलाव होने पर इनकी मांग में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, अतः इनकी लोच उच्च होती है। Q39 यदि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और लोग इस अतिरिक्त धन से सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा। A बॉन्ड की कीमत और इसकी ब्याज दर दोनों में वृद्धि। B होल बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि और इसकी ब्याज दर में गिरावट। C होल बॉन्ड की कीमतों में गिरावट और इसकी ब्याज दर में वृद्धि। D होल बॉन्ड की कीमतों और इसकी ब्याज दर दोनों में गिरावट। उत्तरिष्ट B। व्याख्या। विकल्प B सही है। जब लोग बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड की मांग बढ़ती है, जिससे उसकी बाजार कीमत बढ़ जाती है। बाजार में एक स्थापित नियम है कि बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड, प्रभावी ब्याज दर के बीच उल्टा संबंध होता है, अतः कीमत बढ़ने पर ब्याज दर गिर जाती है। Q40 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आय। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उसके लोगों के बीच आय के समान वितरण को सबसे कुशलता से दर्शाती है। कथन 2। किसी देश में प्रति व्यक्ति औसत आय को उसकी प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की सही व्याख्या नहीं है। C होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर D। व्याख्या। कथन I गलत है। प्रति व्यक्ति आय केवल एक औसत मान है। यह आय के वितरण की असमानता को नहीं दर्शाता। एक देश में कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी बहुत गरीब होने पर भी औसत आय उच्च हो सकती है। कथन 2 सही है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है, जो वास्तव में एक औसत है। Q41 यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो A अवसर लागत शून्य होती है। B होल अवसर लागत की उपेक्षा की जाती है। C अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है। D अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित की जाती है। उत्तर C। व्याख्या। विकल्प A और B गलत हैं। किसी भी संसाधन के उपयोग की अवसर लागत कभी शून्य नहीं होती। संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव होता है। विकल्प C सही है। सरकार मुफ्त वस्तुएं करदाताओं के पैसे से प्रदान करती है, अतः उस वस्तु के उत्पादन में लगे संसाधनों की अवसर लागत का भार अंततः उन करदाताओं पर पड़ता है जो उस पैसे का उपयोग कहीं और कर सकते थे। Q42 बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेड का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A यह संभावित भावी घाटे के लिए निधियों को अलग रखने और बैंक की स्थिरता की सुरक्षा से संबंधित है। B होल यह ऋणों पर अर्जित ब्याज दर और बैंक द्वारा जमा पर भुगतान की गई ब्याज दर के बीच का अंतर है। C यह एक नेटवर्क में बैंक शाखाओं के बीच भौतिक स्थान या दूरी को संदर्भित करता है। D होल यह बैंक की कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। उत्तरिष्ट B। व्याख्या। विकल्प B सही है। बैंक कम ब्याज दर पर जमा स्वीकार करते हैं और उच्च ब्याज दर पर ऋण देते हैं। इन दोनों दरों के बीच का अंतर ही स्प्रेड कहलाता है, जो बैंक के लाभ का मुख्य स्रोत होता है। विकल्प A गलत है। इसे प्रोविजनिंग कहा जाता है। Q43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, मूल्य सीमा से तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा से है। 2, मूल्य तल से तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई निचली सीमा से है। 3, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य तल का एक उदाहरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। व्याख्या। कथन एक सही है। प्राइस सीलिंग उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कानूनी कीमत है। कथन 2 सही है। प्राइस फ्लोर उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमत है। कथन 3 सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑन एमएसपी एक प्रकार का प्राइस फ्लोर है जो ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो। Q44 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना। 2, उच्च कर व्यय। 3, ऑफ बजट उधार में वृद्धि। 4, सरकारी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। उपर्युक्त में से कितने भारत में राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर इष्ट बी। व्याख्या। बिंदु 1 सही है। ऋण स्थिरता डेट सस्टेनेबिलिटी राजकोषीय स्वास्थ्य को सुधारती है और समेकन का मुख्य लक्ष्य है। बिंदु 2 गलत है। उच्च कर व्यय टैक्स एक्सपेंडिचर का अर्थ है कर छूट या रियायतें देना जिससे सरकारी राजस्व कम होता है और घाटा बढ़ता है। बिंदु 3 गलत है। ऑफ बजट उधार ऑफ बजट बोरोइंग्स घाटे को छिपाते हैं और वित्तीय अनुशासन को बिगाड़ते हैं। बिंदु 4 सही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी से लीकेज कम होती है और सब्सिडी खर्च कुशल बनता है जिससे राजकोषीय बचत होती है। Q45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का प्रभाव यह है कि यह अनिवार्य रूप से 1, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार करता है। 2, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य में वृद्धि करता है। 3, व्यापार संतुलन में सुधार करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। अवमूल्यन से विदेशी खरीदारों के लिए घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं जिससे निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। कथन 2 गलत है। अवमूल्यन का अर्थ ही विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा की कीमत को कम करना है। कथन 3 गलत है। ये अनिवार्य रूप से सुधार नहीं करता। यह मार्शल लर्नर स्थिति पर निर्भर करता है। निर्यात और आयात की लोच। Q46 किसी अर्थव्यवस्था के संबंध में अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ए, एक अदृश्य बाजार बल जो वस्तुओं की मांग और आपूर्ति को संचालित रूप से संतुलन तक पहुंचाने में मदद करता है। बी, फोल बाजार में अपंजीकृत फर्म जो अपनी विकृत मूल्य नीतियों द्वारा बाजार संतुलन को अस्थिर करते हैं। सी, बाजार संतुलन बनाए रखने के लिए वस्तुओं के उत्पादन को नियंत्रित करने में सरकार की अदृश्य भूमिका। डी, वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी के कारण बाजार में मांग आपूर्ति वक्र में विकृतियां। उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा बताती है कि मुक्त बाजार में व्यक्ति अपने स्वार्थ में काम करते हुए भी बाजार की शक्तियों मांग आपूर्ति के माध्यम से सामाजिक कल्याण और आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं। विकल्प सी गलत है। यह अवधारणा सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ और मुक्त बाजार के पक्ष में है। Q47 घाटे के वित्तपोषण डेफिसिट फाइनेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन आई, सरकार द्वारा घाटे के वित्तपोषण से देश में अनिवार्य रूप से उच्च मुद्रास्फीति होती है। कथन 2, ये ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो सकती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही स्पष्टीकरण है। बी, होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर डी। व्याख्या। कथन आई गलत है। अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति नहीं होती। यदि घाटे के पैसे का उपयोग उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में किया जाए तो आपूर्ति बढ़कर मुद्रास्फीति को रोक सकती है। कथन 2 सही है। घाटे के वित्तपोषण का अर्थ है बाजार में अधिक धन डालना जिससे कुल मांग बढ़ती है। यदि आपूर्ति उस गति से न बढ़े तो मांग आपूर्ति असंतुलन पैदा होता है।
Q48 स्वायत्त और समायोजन लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्वायत्त लेन देन भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र रूप से किए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन हैं। 2. समायोजन लेन देन स्वायत्त लेन देन के कारण होने वाले घाटे को कवर करने के लिए किए गए लेन देन हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों, D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर C। व्याख्या। कथन 1 सही है। स्वायत्त ऑटोनमस लेन देन लाभ या निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, जैसे व्यापार। इनका BOP की अंतिम स्थिति घाटा अधिशेष से मतलब नहीं होता। इन्हें अबव द लाइन आइटम कहते हैं। कथन 2 सही है। समायोजन अकोमोडेटिंग लेन देन केंद्रीय बैंक द्वारा BOP के असंतुलन को पाटने के लिए किए जाते हैं। इन्हें बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। Q49 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेश से शुद्ध साधन आय NFIA को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? A यह विदेशों में उत्पादन के विभिन्न साधनों से भारतीयों द्वारा अर्जित शुद्ध आय है, जिसे विदेशों में अर्जित आय पर चुकाए गए शुद्ध करों से घटाया जाता है। B होल यह विदेशों में उत्पादन के विभिन्न साधनों से भारतीयों द्वारा अर्जित शुद्ध आय है, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के अतिरिक्त है। C होल यह विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण, भुगतान, उपहार और दान के अतिरिक्त विदेशों में उत्पादन के विभिन्न साधनों से भारतीयों द्वारा अर्जित शुद्ध आय है। D होल यह विदेशों में उत्पादन के विभिन्न कारकों से भारतीयों द्वारा अर्जित शुद्ध आय है, और इसमें से भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित शुद्ध साधनों आय को घटाया जाता है। उत्तर D। व्याख्या। विकल्प D सही है। NFIA का अर्थ है देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर अर्जित साधन आय। यही GDP और GNP के बीच का अंतर है। Q50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप के रूप में जानी जाने वाली आर्थिक स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें A ब्याज दरें कम होने पर लोग अपनी संपत्ति को भौतिक मुद्रा के रूप में बनाए रखना पसंद करते हैं। B होल लोग कम ब्याज दरों के सामने अधिक उधार लेना पसंद करते हैं। C लोग दीर्घकालिक वित्तीय साधनों में अधिक निवेश करना पसंद करते हैं। D लोग बाजार में अपने मजबूत विश्वास के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना पसंद करते हैं। उत्तर A। व्याख्या। विकल्प A सही है। तरलता जाल में ब्याज दरें इतनी कम होती हैं कि लोग भविष्य में उनके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। उन्हें डर होता है कि बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी, इसलिए वे निवेश करने के बजाय नकदी कैश जमा करना पसंद करते हैं। यहां मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाती है।